हेलो एवरीवन बच्चों, हम बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और साथ में देख रहे हैं उसके एप्लीकेशंस। यानी हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को किस किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। और अपने प्रीवियस वीडियोस में हम बात कर चुके हैं इसके डिफरेंट फील्ड्स जिनमें हम इनको यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में हम बायोटेक्नोलॉजी से कौन कौन से यूजफुल क्रॉप्स तैयार कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्राप्त कर रहे हैं, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिसिन के फील्ड में यानी चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या क्या उपयोग हो रहा है। बच्चों, सबसे पहले ये समझिए, जब भी चिकित्सा की बात आती है तो दो प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला होता है कि हमें रोकथाम करनी है, ठीक है, यानी रोगाणुओं से की रोकथाम करनी है, और दूसरा होता है रोगी का हमको उपचार करना है। और जैव प्रौद्योगिकी ने दोनों ही कामों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिजैविक औषधियां, एंजाइम, विटामिन्स, हार्मोन्स, इंसुलिन आदि उत्पादों को अनेक सूक्ष्म जीवियों से प्राप्त करना इंपॉर्टेंट तो है ही, मतलब अचीवमेंट तो है ही, ठीक है। लेकिन इसके आगे जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग के उपयोग से कैंसर और अनेक जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में भी बहुत रिवॉल्यूशन आया है। मतलब इसको रिवॉल्यूशन ही कहेंगे, क्रांति ही कहेंगे। और करंट सिचुएशन में चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत ब्रॉड रूप से किया जा रहा है। मतलब इस समय अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 30 से भी ज्यादा रिकॉम्बिनेंट जो मेडिसिन हैं वो मनुष्य प्रयोग कर रहा है, और इंडिया में भी, वर्ल्ड में भी सभी जगह इन मेडिसिन का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं जेनेटिकली मेड इंसुलिन, आनुवंशिकता निर्मित इंसुलिन। बच्चों, डायबिटीज आज का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। हर घर में एक डायबिटिक पेशेंट है, तो उसमें इंसुलिन तो आपने अक्सर ही सुना होगा। जब बहुत ज्यादा होता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। तो इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक 51 अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीन हार्मोन है जो अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज की लैंगरहैंस के द्वीप जो होते हैं, लैंगरहैंस के आइलैंड कोशिकाओं से स्रावित होता है। ये आपने कहाँ पढ़ा होगा? ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 का, जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला जो चैप्टर था, जिसमें बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमने पढ़ी थी। ये उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा पैंक्रियाज है वहां पे ये इंसुलिन स्रावित होता है, और इसका मुख्य जो काम होता है, ये ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारे शरीर का, उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है और उसको सेव कर लेता है। ग्लाइकोजन संचित भोजन है ना, जीवों का ग्लाइकोजन और पौधों का स्टार्च, तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदल कर संचित कर लेता है। अब क्या होता है, जब ये इंसुलिन हार्मोन नहीं होता है तो इससे क्या होता है, अब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो शुगर लेवल यानी ग्लूकोज इकट्ठा होने लगता है रक्त में और शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसी को ही डायबिटीज कहते हैं। सबसे पहले 1916 में एडवर्ड शेफर ने इंसुलिन की खोज की थी, और सबसे पहले इसको जंतुओं के पैंक्रियाज से निकालकर उपलब्ध कराया गया। इंसान बहुत स्वार्थी है, क्या करेगा, जंतुओं के भी पैंक्रियाज होता है, वहां से निकालकर इसको जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए अवेलेबल कराया गया था। सबसे पहले इसको गाय और सुअर से इसे प्राप्त किया जाता था। अब 100 ग्राम इंसुलिन जब हमको चाहिए तो हमें लगभग 800 से 1000 किलोग्राम का हमको पैंक्रियाज चाहिए होता था, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक ये भी था कि इस प्रकार जो एनिमल से प्राप्त इंसुलिन था उससे कुछ लोगों में एलर्जी की प्रॉब्लम भी आ गई। लेकिन जब से बायोटेक्नोलॉजी आई तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कैसे सॉल्व हुई? क्योंकि इसे आसानी से बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाने लगा जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा। कैसे? 1980 में डेनमार्क के नोवा इंडस्ट्री ने पहली बार स्वाइस इंसुलिन को 99% प्योर मानव इंसुलिन में रूपांतरित किया। 1983 में
एली लिली ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के समान थे। ठीक है, मानव इंसुलिन में 2 चेन्स होती है, ए और बी। इन्होंने 2 ऐसे डीएनए अनुक्रम तैयार किए, 2 डीएनए ऐसे सीक्वेंस तैयार किए जो सेम टू सेम इंसुलिन की श्रृंखलाओं के समान थे। इन श्रृंखलाओं को ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंसर्ट किया और फिर इनसे इंसुलिन का उत्पादन किया गया। फिर कैसे किया गया? जो हमने दोनों स्ट्रैंड डाले थे इनको फिर हमने आर्टिफिशियली निकालकर डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जोड़ दिया। इंसुलिन कैसा होता है? इंसुलिन के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ए और बी, और वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। तो आर्टिफिशियली कैसे बनाया? आर्टिफिशियली भी 2 डीएनए सीक्वेंस तैयार किए जो ए बी श्रृंखलाओं के जैसे थे और फिर उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर जोड़ दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार जो ई कोलाई से निर्मित जो इंसुलिन था उसे ह्यूमुलिन नाम दिया गया, ह्यूमुलिन कहा गया। यानी ह्यूमुलिन क्या है? इंसुलिन है। यह आंख के रेटिना और जो हमारा किडनी है उसको भी कम हानि पहुंचाता है और इसकी लागत भी जो नॉर्मल इंसुलिन से है, इंसुलिन बनाने में खर्च होती है उससे बहुत कम होती है। जो इसको परिपक्व करना पड़ता, जो प्रो हार्मोन होता है, प्रिमिटिव प्राक हार्मोन होता है, जब ये प्राक इंसुलिन होता है ये परिपक्व होकर जब इंसुलिन बनाता है तो इसके परिपक्वन की प्रोसेस होती है। पहले प्रो हार्मोन से जब मैच्योर हार्मोन में परिपक्व होता है तो इसमें एक पेप्टाइड सी होता है जो कि प्राक हार्मोन में होता है, और जब इस हार्मोन का परिपक्वन होता है तो ये जो है प्राक हार्मोन जो है, जो प्राक हार्मोन से पेप्टाइड सी जब निकल जाता है तो फिर ये परिपक्वन हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए। ठीक है, ये प्राक इंसुलिन है, यानी इंसुलिन को बनाने में एक प्रोसेस होती है जिसे परिपक्वन कहते हैं। प्राक इंसुलिन है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, और ये पेप्टाइड सी है। ये पेप्टाइड सी फिर इंसुलिन से अलग हो जाता है। यानी एक क्वेश्चन आता है कि क्या है जो प्रो इंसुलिन हार्मोन में होता है और मैच्योर में नहीं होता, तो आपका आंसर होगा पेप्टाइड सी। पेप्टाइड सी जो है वो प्राक इंसुलिन में होता है और जब उसका परिपक्वन होता है तो यह अलग हो जाता है। अब इस चित्र से इसको समझिए। ठीक है, हमने 2 आर्टिफिशियली कैसे बनाया, डीएनए के 2 सीक्वेंस बनाए जो चेन ए और चेन बी जैसे थे। ठीक है, चेन ए अलग से बनाई, चेन बी अलग से बनाई, उनको ई कोलाई में डाला और उसके बाद इसका प्रतिकृति बनाई और बाद में इन दोनों को मिला दिया और फिर ह्यूमुलिन बन गया, क्योंकि 2 चेन्स होती हैं इंसुलिन में, और इस प्रकार हमने आर्टिफिशियली इंसुलिन भी बना दिया है और ये बहुत सस्ता है और हर किसी को अब ये अवेलेबल हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें रोगी के शरीर के विशेष अंग की कोशिकाओं में नया जीन हम लोग डालकर उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो हमारी डिफेक्टेड जीन होती है उसको काट के हटा देते हैं और उसके जगह पर नए जीन को ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे नया जीन उत्पाद रोगी में आवश्यक एलिमेंट्स का निर्माण करने लगता है, आवश्यक तत्वों का निर्माण करने लगता है। बच्चों, जो जीन होती है उसकी विशिष्ट प्रोटीन होती है तो लक्षण और गुण अच्छे होंगे। अगर जीन में कोई विकृति आ जाती है तो प्रोटीन में भी असामान्यता आ जाती है और जो लक्षण या गुण होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। अब क्या होता है, पुनर्युगज डीएनए तकनीक के कारण विकृत डीएनए को हटाकर सही डीएनए को जोड़ा जाता है, इसी को ही जीन चिकित्सा कहते हैं। इसका प्रयोग सबसे पहले 1990 में एक 4 साल की लड़की में SIDC सीवियर इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम रोग के उपचार में किया गया, और इस रोग का कारण क्या था, एडिनोसिन डीएमिनेज की न्यूनता। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, इसको जीन उसकी जो उसमें ये जीन जो ये अमीनो अम्ल बनाती है इसकी
इसको इंसर्ट किया गया, जिससे धीरे धीरे उस बच्ची की जो बीमारी थी वो ठीक हुई। इस विधि से यानी जीन थेरेपी से सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, पार्किंसन रोग जैसे बहुत सारे घातक रोगों का उपचार किया जाना पॉसिबल हुआ है। जीन चिकित्सा के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आनुवंशिक रोग उत्पन्न करने वाले जीन की पहचान की जाती है। फिर इस जीन के कारण जो प्रोडक्ट बनता है उससे शरीर में क्या क्या परिवर्तन आते हैं इसके बारे में स्टडी किया जाता है। इसके बाद इस जीन का विगलन किया जाता है। जीन का विगलन यानी जो जीन है उसको निकाला जाता है। फिर जीन का आनुवंशिकी द्वारा क्लोनिंग की जाती है और फिर जीन उपचार की उपयुक्त युक्ति का जो है वहां पर विकास किया जाता है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के जो लिम्फोसाइट होते हैं को निकालकर शरीर से बाहर कल्चर किया जाता है। सक्रिय एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए का cDNA लिम्फोसाइट में प्रवेश कराया जाता है और अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतप्राय होती हैं, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसिकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। यदि बोन मैरो कोशिकाओं से निकाले गए अच्छे जीनों को प्रारंभिक एम्ब्रियोनिक स्टेज की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो ये एक स्थायी उपचार हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक तो लसिकाणु में प्रवेश कराकर इसको किया जाता है और दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा भी जीन थेरेपी दी जाती है, जिससे अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है जीन चिकित्सा के अंदर, जिससे अनेक बहुत सारे रोगों से रक्षा हो रही है। इसलिए एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, एम्बिलिकल कॉर्ड की जो वो होती हैं स्टेम सेल्स, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर रहे हैं आजकल पेरेंट्स, ताकि इससे बाद में बहुत सारे गंभीर रोगों से वो अपने बच्चे की बाद में उन गंभीर रोगों से रक्षा कर सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टेम सेल बैंक्स आजकल बने हुए हैं और काफी पेरेंट्स अपने बच्चों के स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करवा रहे हैं। तो बच्चों ये कुछ बातें हमने की कि चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार अपना योगदान दे रही है। आप थोड़ा सा और इस पे फैक्ट्स इकट्ठा कीजिएगा, पढ़िएगा कि, और क्योंकि ये इनोवेशन रोज नए नए होते हैं तो अपने जो आपका ज्ञान है उस भंडार को भरते रहिएगा रोज रोज, ताकि आपको नई नई जानकारियां मिल सके और आप प्रीवियस नॉलेज में उनको ऐड करते हुए जाएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।